इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी को पता है, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, चाहे फंडामेंटल में पढ़ो चाहे आप न्यूट्रिशन में पढ़ो, ठीक है। तो कल अपन ने देखा था कैल्शियम, तो मेन चीजें इसकी देख ली थी, इसके बाद में दो तीन चीजें जो कल अपन ने नहीं लिखी थी वो आज लिखनी है, ठीक है। तो एक तो मेन कैल्शियम का आपको लिखना है यूजेज, जो आपके एमसीक्यू आता है, ठीक है। तो इसका कोई बताएगा आपको किसकी टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं अपन? मैग्नीशियम और हाइपरकैलेमिया, दोनों के एमसीक्यू आते हैं, तो इसलिए हमेशा ये एंटीडोट होता है किसका? एमजीएसओ फॉर टॉक्सिसिटी का, यस। सेकंड इसका अपन यूज करते हैं किसमें? टू ट्रीट हाइपरकैलेमिया, और ये दोनों एमसीक्यू बार बार पूछे जाते हैं। तो एक तो कैल्शियम का मेन यूज आपको लिखना है एंटीडोट होता है एमजीएसओ फॉर टॉक्सिसिटी के लिए। हालांकि आगे अपन मैग्नीशियम और लिखेंगे, ये बात कौन सी कि एमजीएसओ फॉर किसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है? एपीएमसी की। और इस बार डीएसएसबी में आया था, किसने दिया पेपर? डीएसएसबी का पेपर किसने दिया? नहीं दिया। डीएसएसबी में क्वेश्चन आया था ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रीएक्लेम्सिया, आया था ना, लाबिटालोल, यस। बट एक्लेम्सिया में क्या हो जाता है, सीधे स्टार्ट हो जाता है, तो सीधे को फिर ट्रीट करने के लिए अपन को क्या देना पड़ता है? एमजीएसओ फॉर, ठीक है ना। तो आपसे एक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो एमजीएसओ फॉर, ये मैग्नीशियम पढ़ेंगे यानी, या इसका एंटीडोट लिख लो। इसके अलावा अगर आपको ये नहीं देखे डायरेक्ट ये देते हाइपर मैग्नीशियम, तो भी किसका यूज करेंगे? कैल्शियम का, ठीक है ना। अगर मैग्नीशियम नॉर्मल से ज्यादा है उसको ट्रीट करना है तो भी किसका यूज करना है? कैल्शियम का। हाइपरकैलेमिया हो रहा है इसको, अगर इसकी ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो अलग होती है, सबको पता है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है भाई? इंसुलिन के साथ में डेक्सट्रोज या ग्लूकोज, ये तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट या ड्रग ऑफ चॉइस होती है। बट ऑप्शन में अगर वो नहीं हो, केवल कैल्शियम ग्लूकोनेट है, तो भी आपको सही करके आना है, ठीक है। इसके अलावा हाइपर मैग्नीशियम है, उसको ट्रीट करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? कैल्शियम ग्लूकोनेट का। एक रूल ऑफ 10 भी ऐड करो यहाँ पे कैल्शियम में, रूल ऑफ 10। और रूल ऑफ 10 का मींस होता है 10 ml इन 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट फॉर ओवर 10 मिनट। एक एम्पूल आता है 10 ml का, जिसको अपन आईवी देते हैं पेशेंट को, और धीरे धीरे स्लो पुश करना है ओवर 10 मिनट, इसको बोलते हैं रूल ऑफ 10, ठीक है, रूल ऑफ 10। तो ये तीन चार बातें इसकी आप लिख लो। इसके बाद में एक सारणी आपको बताऊंगा जिसमें हाइपोकैल्सीमिया और हाइपर का डिफरेंस क्या होता है, ईसीजी चेंजेस वो भी उसमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा जैसे डीटीआर टेंडन रिफ्लेक्सेज में क्या होता है, इसके अलावा मसल वीकनेस में क्या होता है, सभी वो एक बार देखिए। ये लिख लो पहले आप, कैल्शियम में लिख लो, जगह होगी ना, जगह नहीं बची, जगह कर लो यार, ये चीज तो मेन है, ठीक है ना, ये चीज तो मेन है एग्जाम के लिए। जो कैल्शियम के, अगर कैल्शियम के खुद के ओवरडोज हो गए तो क्या करेंगे भाई? हाइपरकैल्सीमिया हो गया तो, अगर कैल्शियम नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो गया तो अभी तो ट्रीटमेंट करना है ना, तो क्या देंगे? इसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होगा फिर? कैल्सिटोनिन। किसका यूज करेंगे? कैल्सिटोनिन का। इसका इंजेक्शन आता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन इज हार्मोन, ठीक है ना, जो सी सेल कौन सी सेल से होता है? थायराइड की कौन सी सेल? पैराफोलिकुलर सेल। सी सेल से तो पीटीएच होता है ना, हाँ पैराथाइड से। पैराथाइड की पी सेल से क्या होता है? पीटीएच, और पैराफोलिकुलर सेल ऑफ द थायराइड सीक्रेट होता है कैल्सिटोनिन। तो कैल्सिटोनिन कैल्शियम का लेवल ब्लड में तुरंत कम कर देगा, इसलिए इसके अपन ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी रखेंगे? कैल्सिटोनिन। तो ये लिख लो एक बार आप, इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम वाले टॉपिक में ऐड कर लो, ठीक है। बाकी कार्डियक अरेस्ट में भी यूज करते हैं कैल्शियम का, ठीक है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा लुक से लाइक साउंड लाइक, तो लुक से लाइक में किसका एग्जांपल आ जाएगा? इसी का, कैल्शियम ग्लूकोनेट के साथ किसकी दिक्कत हो जाती है? कैल्शियम ग्लूकोनेट और केसीएल। जब अपन ये क्वेश्चन आ रखा है ऑलरेडी कि जो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, अपन अगर बात करें नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की, तो मोस्ट कॉमन नर्सिंग प्रोसीजर में कोई मिस्टेक होती है, दिक्कत होती है, गलती होती है, कौन सी होती है? मेडिकेशन एरर। जब पेशेंट को आप दवाई देते हो ना, सबसे ज्यादा गलती वहां होती है, क्योंकि अपना मेन काम ही क्या है? मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी काम होते हैं तो भी करते या नहीं करते चल जाता मामला, बट मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन तो मेन काम है आपका, है ना। तो सबसे ज्यादा गलती नर्सिंग स्टाफ से किसमें होती है? पूछा गया अभी रिसेंटली, दो तीन एग्जाम से पहले जो कोई एग्जाम होता है, शायद नोट सेट का था, जेएमसीएच का, या इसमें से कोई एग्जाम था। तो मोस्ट कॉमन एरर इन नर्सिंग अगर बात करें अपन, तो कौन सी होती है? मेडिकेशन एरर। तो ये कौन सी एरर है? मेडिकेशन एरर तो है। तो क्या होता है? लुक से लाइक साउंड लाइक सुनते हो, तो लुक लाइक में जैसे दो ड्रग्स पड़ी है और तुरंत इमरजेंसी केस में ड्रग्स का अपन यूज करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको लेके नाम पढ़ोगे इस पे क्या लिखा हुआ है, इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि ये ड्रग्स इमरजेंसी ड्रग्स होती है। तो उस टाइम क्या होता है? इनके कुछ इंडिकेशन होते हैं, लाइन होती है ऊपर, तो आपको पहले से पता होना चाहिए, कि देखते ही पता होना चाहिए ये कौन सी ड्रग है, पढ़ने जितना टाइम वहां पता चले आप ड्यूटी पे चले, चश्मा घर पे भूल गए, हो सकता है ना मिस्टेक, तो कुछ चाके में नहीं पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे ना। और उधर डॉक्टर चिल्ला रहा है कि जल्दी लाओ, जल्दी कैल्शियम ग्लूकोनेट देना, टिटेनियम हो रहा है पेशेंट के, लेंज स्पाज्म हो रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी। तो उस केस में कुछ इंडिकेशन होते हैं, वो पहले से पता होना चाहिए। तो मेनली मिस्टेक होती है केसीएल और कैल्शियम ग्लूकोनेट में। 10 ml का एम्पूल आता है केसीएल का, पोटेशियम क्लोराइड का, 10 ml का आता है कैल्शियम ग्लूकोनेट, दोनों क्रेस काट में रहते हैं। क्रेस काट तो जानते हो? हाँ, तो क्रेस काट में दोनों होते हैं, ठीक है। अब आप गलती से आपको चाहिए क्या? कैल्शियम ग्लूकोनेट। जैसे पेशेंट कैसे मानो हाइपरकैलेमिया, तो क्या देना आप उसको? कैल्शियम ग्लूकोनेट, और आपने क्या उठा लिया वहां से? पोटेशियम क्लोराइड। तो चीज को बढ़ा रहे हो घटा रहे हो? जो करना चाहिए वो हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। केसीएल तो बढ़ा हुआ है, और ज्यादा केसीएल दे दोगे आप, वो मिस्टेक किसकी हुई? आपकी। तो इनको बोलते हैं लुक लाइक, जो दिखने में समान होती है, पता नहीं चलता कई बार जल्दीबाजी में, उसको उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों होते हैं केसीएल और कैल्शियम ग्लूकोनेट का लुक लाइक का एग्जांपल होता है, पूछ लिया जाता है कभी-कभी, ठीक है। और साउंड लाइक में जो आवाज बोलने पे लगभग सेम सुनाई देती है, वो होता है साउंड लाइक, ठीक है। तो ऑन कॉल पे ज्यादातर होता है साउंड लाइक का मिस्टेक, ये लिख लिया भाई, ठीक है। इसके बाद में अपन थोड़ा कैल्शियम का एक सारे, ये तो लिख लिया कल आपने सब, ठीक है। ये हाँ, ये लिख लो, दोनों में डिफरेंस, क्योंकि हाइपो कैल्शियमिया और हाइपरकैलेमिया में डिफरेंस का पूछा जाता है, क्या हुआ है? लिखा हुआ है?
तो दिख नहीं रहा, यहाँ से इतनी दूर से मेरे को दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं, बोल देता हूँ, ठीक है। ये इधर हाइपोकैल्सीमिया है, इधर हाइपरकैल्सीमिया है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस अपन यहाँ देख रहे हैं। तो सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें, सीवीएस लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो हाइपोकैल्सीमिया में क्या होता है, हार्ट रेट डिक्रीज होती है, यानी ब्रेडिकार्डिया होता है। और ब्रेडिकार्डिया होगा तो बताओ हाइपरटेंशन होगा या हाइपोटेंशन, क्या होगा, हाइपोटेंशन, क्योंकि हार्ट रेट डिक्रीज हुई तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, कम होगा, और कार्डियक आउटपुट कम होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, तो हाइपोटेंशन हो जाएगा। और इसके अलावा डीटीआर रिफ्लेक्स क्या होंगे, डिमिनिश्ड हो जाएंगे, सॉरी पहले पहले इसमें बढ़ेंगे उसमें डिमिनिश्ड होंगे। पहले पेरिफेरल पल्स देख लो आप, डिक्रीज पेरिफेरल पल्स, वो तो सबको पता है क्योंकि एक तो बीपी कम हो रहा है, तो अच्छे से पल्स क्या होगी, फील नहीं होगी ना। दूसरी बात हार्ट रेट भी कम हो रही है, तो पेरिफेरल पल्स डिमिनिश हो जाएगी। ये जूम होने वाला है नहीं मेरे ख्याल से, जूम थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा, है जूम नहीं होगा, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ऐसे लिख लो। हाइपोकैल्सीमिया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट रेट डिक्रीज होती है, हाइपोटेंशन होता है, डिक्रीज पेरिफेरल पल्स। और पेरिफेरल पल्स आ गया तो एक एमसीक्यू जरूर यहाँ से आता है, कोई बताएगा मेरे को, पेरिफेरल पल्स का नाम से एमसीक्यू आता है। अगर किसी पेशेंट की आप क्या कर रहे हो, एंजियोप्लास्टी, सॉरी कार्डियक कैथेटराइजेशन डाल रहे हैं, वो एंजियोप्लास्टी का ये वैसे तो प्रोसीजर, कार्डियक कैथेटराइजेशन डाल रहे हैं, तो नर्सिंग ऑफिसर की मेन जिम्मेदारी होती है कि उस केस में उस पेशेंट की उस लेग की, क्योंकि मोस्ट कॉमन साइट इज फीमोरल आर्टरी या वेन, ठीक है ना, तो उस लेग की आपको पेरिफेरल पल्स चेक करनी है। दूसरी, किसी पेशेंट की अगर आपने प्लास्टर कास्ट लगाया है तो उसकी भी आपको क्या चेक करनी है, पेरिफेरल पल्स। ये दो क्वेश्चन आते हैं पेरिफेरल पल्स से, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कार्डियक कैथेटराइजेशन का, ठीक है ना, वो ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे डिमिनिश हो जाती है। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी की बात करें तो नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड, कोई ज्यादा इसमें डायरेक्ट कैल्शियम की वजह से नहीं होता है, बट ज्यादा अगर कम हो गया तो टिटेनी हो सकती है, और मसल स्पाज्म हो सकता है, किसका, लेरिंग्स का, ब्रोंकियो का, तो ब्रोंकियल्स और लेरिंग्स का स्पाज्म हो जाएगा, तब रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में न्यूरोमस्कुलर, इसमें एंजाइटी होती है, इरिटेबिलिटी होती है, और स्केलेटल मसल्स में ट्विचिंग देखने को मिलेगी, क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे, टिटेनी हो जाएगा और सीजर हो जाएगा, ठीक है। तो ट्विचिंग लिख लो, क्रैम्प्स लिख लो, और टिटेनी आती है, दो साइन याद रखने हैं भाई, पॉजिटिव ट्राउजी साइन और पॉजिटिव जोस्टकी साइन, यहाँ से जरूर एमसीक्यू आता है, तो चाहे तो आप लिख भी सकते हो, एक तो पॉजिटिव ट्राउजी साइन और पॉजिटिव जोस्टकी साइन, याद कैसे रखना है, इसमें सी आ रहा है, और चीक में भी क्या आता है, तो चीक्स यानी गाल, सबको पता है ना, और ची यानी जोस्टिक, यस। तो जब फेशियल मसल्स का क्या हो जाता है, क्रैम्प्स होता है, ट्विचिंग होती है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, जोस्टकी साइन। तो क्योंकि ये पूछा जाएगा आपसे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, एक बंदे का चेहरा दिया हुआ था जिसमें एक साइड में क्या होता है, फेशियल मसल का स्पाज्म होता है, फिर आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सा साइन है, और आपके साथ मिस्टेक क्या होती है, दो ऑप्शन तो कट कर देते हो, अब ट्राउजी आ गया, जोस्टिक आ गया, जब तक आपको कंफर्म नहीं है कि यार ट्राउजी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो आप गड़बड़ कर सकते हो। तो कंफर्म पहले से रखना कि सी यानी सी, जोस्टिक साइन हमेशा ची याद रखना। तो बचा क्या, ट्राउजी, तो ट्राउजी अपन का ये मसल क्या हो जाएगा, यानी कि कब बांधते पेशेंट का, उसके बाद में इन्फ्लेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, रिस्ट स्पाज्म होगा पेशेंट, यस, हाँ, ठीक है। तो दोनों उस पे आ जाएंगे अपने। इसके बाद में हाइपर एक्टिव डीटीआर, ये नोट कर लेना भाई, डीप एंट्री रिफ्लेक्सेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। अब याद कैसे रखना है, थोड़ा हिंट बता देता हूं मैं, अगर कंफ्यूज हो भी जाते हो। मैं मैग्नीशियम को कैल्शियम का उल्टा लिख सकता हूं क्या, अरे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि अभी देखा था मैंने भाई, मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी हो रही है, मैग्नीशियम ज्यादा हो रहा है, तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या दे रहे हैं, कैल्शियम, तो उल्टा लिख सकता हूं। तो मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी में एक ट्रिक पढ़ते हैं, अगर किसी को याद है, ये मेरी यूनिक ट्रिक है भाई, यस, जिसका सीधा नो शेड में क्वेश्चन टपकता है डायरेक्ट, ठीक है ना। ये कहां काम आती है, आपसे पूछा जाता है, कोई प्रेग्नेंट महिला है जिसकी एक्लेम्सिया की हिस्ट्री है, उसको एमजीएस बहुत चल रहा है, ठीक है, और उसकी क्या हो गई, टॉक्सिसिटी हो गई, तो अब आपको कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वहां देखने को मिलेगा, तो आपको याद रखना डिक्रीज बीयूआरपी, बस क्या डिक्रीज होता है, बीयूआरपी, बी का मींस उसका ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, उसका यूरिन आउटपुट डिक्रीज होता है, ओलिगोयूरिया होता है, उसका रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर डिक्रीज होता है, और पी का मींस होता है पटेलर रिफ्लेक्स, और पटेलर रिफ्लेक्स कौन सा होता है, डीटीआर होता है, डिप टेंडर रिफ्लेक्स। तो यहाँ पटेलर रिफ्लेक्स क्या हो रहा है, डिमिनिश्ड हो रहा है, किसकी वजह से, मैग्नीशियम की वजह से। तो कैल्शियम की वजह से क्या होगा, कैल्शियम कम देखो, मैग्नीशियम ज्यादा हो रहा है तो क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, तो कैल्शियम बढ़ाने का काम करता है, तो यहाँ ऑलरेडी कैल्शियम कम है, तो ये भी क्या होगा, कम होगा ना, क्लियर, ठीक है भाई। मैग्नीशियम बढ़ा है, टॉक्सिसिटी, सॉरी मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी से कम हो रहा है, तो कैल्शियम बढ़ाने का काम करता है, या कैल्शियम ऑलरेडी कम हो रहा है तो कम हो जाएगा, इधर कैल्शियम बढ़ रहा है तो डीटीआर क्या हो जाएगा, इधर एब्सेंट हो गया, इधर रुको, हाइपरकैल्सीमिया उसमें भी, ठीक है ना, ये अपने मॉडल पेपर में भी एमसीक्यू आया था, वहां भी थोड़ा लफड़ा था, ठीक है, और यहाँ अकेला लफड़ा हो रहा है भाई, कैल्शियम क्या कर रहा है, कम हो रहा है, और कैल्शियम का काम होता है बढ़ाना, रुको देखो, यहाँ मैग्नीशियम तो अगर ज्यादा हो रहा है तो ये डीटीआर को कम करता है, तो कैल्शियम अगर ज्यादा हो तो कम करना चाहिए, तो ये भी तो कम कर रहा है, ठीक है, दोनों में कमी हो रहा है, सीधी सी बात है, तो इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ थोड़ी काम नहीं आएगी, याद रखना पड़ेगा, कैल्शियम कम है तो डीटीआर कम होता है, कैल्शियम ज्यादा तो डीटीआर, सॉरी कैल्शियम कम है तो डीटीआर ज्यादा, और कैल्शियम ज्यादा है तो डीटीआर कम, याद रख लेना भाई इसको, ठीक है, क्योंकि मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन आया था उस टाइम, कहीं डाउट थे इसको, ठीक है। बाकी मैग्नीशियम का ये अपना चार याद रखना, डायरेक्ट पूछा गया है नो शीट में कि एमजीएस की टॉक्सिसिटी होगी, तो नर्सिंग ऑफिसर को सबसे पहले क्या असेस करना है, एक तो ये पूछा गया है, तो उसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये, अरे ये को हमेशा प्रायोरिटी दोगे ना, ठीक है। हाँ आगे मैग्नीशियम और लिखा दूंगा, मैट्रिक यहाँ लिखना चाहिए, लिखी हुई है अपने, ठीक है। कैल्शियम हाँ ज्यादा होगा तो डीटीआर कम होगा, हाँ वही तो ना, डीटीआर कम होगा तो लिखा है, और अगर कैल्शियम कम होगा तो डीटीआर बढ़ेगा, और मैग्नीशियम बढ़ेगा तो डीटीआर कम होगा, ठीक है, एनेस्थेसिया हो जाएगा। नेक्स्ट
ये आगे आपके पॉजिटिव ट्राउजी और चॉइस की साइन नोट कर लेना भाई, ये तो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और सी से सी याद रख लेना, चिक और चॉइस की साइन बच गया, वो कौन सा हो जाएगा, ट्राउजी साइन, ठीक है। और यूरिनरी आउटपुट क्या होगा मेनली यहाँ, इसकी वजह से डिमिनिश्ड देखने को मिलता है, क्योंकि कैल्शियम एक्ट है जो ऑस्मोटिक डाययूरेटिक, तो अगर ये ज्यादा होगा तो इसमें यूरिनरी आउटपुट इंक्रीज होता है, बट इसमें ज्यादातर क्या होता है, यूरिन आउटपुट क्या होता है, डिक्रीज होता है। कंसेप्ट कौन सा काम करेगा, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक का, कैल्शियम एक्ट करता है ऑस्मोटिक डाययूरेटिक का। जीआई सिस्टम की बात करें तो इसमें हाइपर एक्टिव बहुत साउंड हो जाती है, हाइपो कैल्शियमिया में क्रैम्पिंग होगा, डायरिया होगा पेशेंट, इधर उल्टा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। और अगेन जिसका एमसीक्यू आता है वो क्या आता है, और किसमें होता है जिसका एब्डोमिनल डिस्टेंशन और हाइपरकैल्सीमिया में, बट क्वेश्चन ये नहीं आता है, क्वेश्चन कौन सा आएगा, हाइपोकैलेमिया का, हाइपोकैलेमिया में एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाता है, ठीक है, वो सीधा पूछा जाएगा क्वेश्चन। और एनोरेक्सिया अगेन किसका अर्ली साइन होता है, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी का, पढ़ते हो ना, एनोरेक्सिया अर्ली साइन ऑफ द डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी, वो पूछा जाता है, बट इसमें थोड़ा याद रख लेना। बाकी सीरम कैल्शियम लेवल ये तो 9 की जगह 8.5 से 10.5 नॉर्मल होता है, तो अपन यहाँ कर लेंगे 8 से कम होने पे, ठीक है। और ज्यादा कितने से हो जाएगा, 10.5, ठीक है। वो तो चेंजेस का लिखा दिया था मैंने आपको, एसटी और क्यूटी प्रोलॉन्ग्ड होते हैं हाइपो में, कम है उसमें ज्यादा होते हैं, ज्यादा उसमें कम होते हैं, उधर क्या हो जाएगा, दोनों कम हो जाएंगे, तो शॉर्ट हो जाएगी एसटी एंड क्यूटी, बट टी वाइड हो जाएगी, और हेट ब्लॉक भी हो सकता है ड्यू टू द हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है। तो प्रोफाउंड मसल वीकनेस इज द अर्ली साइन ऑफ द हाइपरकैल्सीमिया, ये नोट कर लो भाई, पूछा गया किसने, थोड़ा बहुत दिख रहा है क्या, थोड़ा बहुत तो लिख लो आप, ठीक है, ये लिख लेना, प्रोफाउंड मसल वीकनेस अर्ली साइन ऑफ द हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें तो इसमें है मेनली, डीटीआर का थोड़ा ध्यान रखना, और इसमें डिमिनिश पल्स होगी तो क्या हो जाएगी, बाउंडिंग पल्स होगी, फुल पेरिफेरल पल्स होगी। इसके अलावा किसमें देखने को मिलेगी जो आपको याद रखनी है, जो एमसीक्यू आता है, बाउंडिंग पल्स किसमें देखने को मिलेगी, है डिहाइड्रेशन में, एरोटिक रिगर्जिटेशन, और उसके अलावा जहां से एमसीक्यू आता है, हाइपर सर्कुलेटरी ओवरलोड में, यस, हाइपोवोलेमिया में। क्वेश्चन क्या आता है, अगर किसी की टीपीएन चल रहा है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन चल रहा है, ठीक है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन चल रहा है, या तो आपने क्या किया, कम टाइम में ज्यादा दे दिया, ठीक है, तो क्वेश्चन में आता है कि इस केस में आपको टाइम ड्यूरेशन थोड़ी कम करके फिर पूछा जाता है कि पेशेंट को आपको असेस करना है और उसके सर्कुलेटरी ओवरलोड होने का चांस है, तो आपको कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा, तो उसकी क्या देखने को मिलेगी, बाउंडिंग पल्स, और ये डायरेक्ट इंडिकेशन सर्कुलेटरी ओवरलोड का। तो टीपीएन देते हैं, दूसरी बात टीपीएन को कभी भी सडन स्टॉप नहीं करते, पता है ना, स्लो करते हैं बट सडन स्टॉप नहीं करते, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है, तो दो चीजें वहां याद रखनी है आपको, ठीक है। ये लिख लो जो आपको दिखा है, नॉर्मल है तो सबको बताइए, ठीक है। ईसीजी वाला लिखा हुआ नीचे वाला नहीं दिखे तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना, कल लिखा दिया था। अब अपन कह सकते हैं कि कैल्शियम लगभग अपने पूरा लपेट लिया यहाँ पे, ठीक है। कैल्शियम का अगर कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो अपन को टच करके निकलेगा वो, ठीक है ना, ये चीजें होती है, ठीक है। लेकिन अब आप कितना टच करवाते हो डिपेंड आपके ऊपर, क्यों भाई, सही है ना। तो बात ये अच्छे से पढ़ लो तो आपके कंसेप्ट याद आ जाएगा, चाहे किसी भी टाइप का पूछे, ठीक है, ईसीजी पूछे, मैनिफेस्टेशन पूछे, लेवल पूछे, टॉक्सिसिटी पूछे, फर्स्ट लाइन ड्रग पूछे, ठीक है। इसके बाद मैग्नीशियम भी कल पढ़ लिया था ना, कंप्लीट कंप्लीट नहीं हुआ अभी, बाद में चीजें याद आई तो मैंने कहा यार इंपॉर्टेंट चीजें तो स्किप कर दी मैंने, बाद में याद आती है ना, क्योंकि आपको पता है एमजीएस का काम करता है टोकोलाइटिक एजेंट का, करता नहीं करता, तो ट्यूशन तो वहां से आता है ना एमजीएस का या मैग्नीशियम का, तो अपन कैसे छोड़ सकते हैं, यस, हाँ। इसके अलावा इसकी डोज भी पूछते हैं भाई मैग्नीशियम की, लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज का भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी अपन अभी थोड़ी देख लेंगे एक बार, ठीक है। उसके बाद में पोटेशियम तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसके बावजूद आप अगर ढंग से नहीं पढ़ते हो, हम तो देखो जितनी चीज जो जहां से आता है क्वेश्चन कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है, ये बात है। चलो तो लिख लिया क्या किसी ने, तो अक्षरा जी लिख लिया, उनको अच्छा बता रहा हूँ, बाकी लिख रहे हैं, आगे और रिपीट कर दूंगा, एक चीज एक्स्ट्रा बता देता हूँ, टोकोलाइटिक एजेंट की अपनी एक ट्रिक है, किसी को याद है कोई, कहीं को ये नहीं पता टोकोलाइटिक एजेंट क्या होते हैं यार, है पूरी रामायण हो जाती है फिर पूछते हैं सीता कौन है, वो बात है, नहीं पता ना कहीं को, अपनी ईमानदारी से बताओ, कोई नहीं बताएगा, लेकिन टोकोलाइटिक एजेंट क्या होता है, कहीं तो वो भी रील घूम रही है दिमाग में, लिख लिया, नीचे वाली लिखी है कल, वो तो बोला मैंने, इसीलिए चेंजेस के लिख लिया था अपने, ठीक है। टोकोलाइटिक एजेंट वो होते हैं जो क्या करते हैं, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को कम करते हैं, जिसकी वजह से लेबर डिले होता है, तो जिसके प्रीटर्म का चांस होता है उसकी डिलीवरी को अपन थोड़ा डिले करते हैं, डिले करने के लिए कुछ एजेंट का यूज करते हैं, उनको अपन क्या नाम देते हैं, टोकोलाइटिक एजेंट, यस। तो आप टोकोलाइटिक एजेंट की बात करें तो उसमें एक अपना मैग्नीशियम आएगा अभी आगे, ठीक है। इसके अलावा मिट्टी का एक बार बता देता हूँ, टोकोलाइटिक का मिस क्या हुआ, बच्चा अंदर से क्या बोलेगा, भाई अंदर बच्चा है, उसका अभी टाइम क्या हुआ नहीं है, क्योंकि प्रीटर्म है, टाइम कब होगा, टर्म होने पे, तो वो बोलेगा इट्स नॉट माई टाइम, अभी मेरे को अंदर रहना है, ये मेरा अभी टाइम पूरा नहीं हुआ, तो दो चीजें याद हो जाएगी, इट्स नॉट माई टाइम यानी अभी टर्म नहीं हुआ है, टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चे का बाहर आने का, तो बच्चा बोलेगा इट्स नॉट, आगे यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार आगे और, ठीक है, इट्स नॉट माई टाइम, तो आप सबको पता चल गया टोकोलाइटिक एजेंट क्या होते हैं, ट्रिक से याद रह जाएगा आपको, इट्स नॉट माई टाइम, मेरा अभी आने का टाइम नहीं हुआ, ठीक है। तो आई का मींस होता है एंडोमेटासिन, और ये एक एनसेट्स होता है एंडोमेटासिन, ठीक है ना, ये भी टोकोलाइटिक क्वेश्चन आता है भाई यहाँ से, इसलिए बता रहा हूँ मैं, सीधा क्वेश्चन आता है टोकोलाइटिक एजेंट का, और अपन यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, एमजीएस अपना इसका एक पार्ट है,
इसका एग्जांपल उसका क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं चाह रहा हूं ट्रिक में बता दूं तो पूरे आपको याद रह जाएंगे, ठीक है। तो आई का मींस होता है इंडोमेटासिन, और इंडोमेटासिन का एक क्वेश्चन और आता है, ये किसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है? पीडीए की, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस आर्टरियोसिस ओपन होता है, उसको क्या कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, क्लोज करने का भी काम करती है, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो इंडोमेटासिन इट्स यानी इंडोमेटासिन, एन का मीन होता है निफेडिपिन, और निफेडिपिन इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वो भी टोकोलाइटिक एजेंट का काम करता है। अगेन इंपॉर्टेंट, निफेडिपिन किसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है? रेनल्ड्स फिनोमेना, यस पढ़ते हो ना। अरे पेरिफेरल आर्टरीज का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, उसको बस क्या बोलते हैं? ड्यू टू द कोल्ड, ठंड की वजह से, ठंड में एक्सपोजर होने की वजह से आर्टरीज का क्या होता है? वेजोस्पाज्म होता है, उसको रेनल्ड्स फिनोमेना बोलते हैं। उसकी भी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर निफेडिपिन। टोकोलाइटिक एजेंट भी होता है। इट्स नॉट माई का मींस होता है अपनी एमजो एमजीएसओ4, अपनी एमजीएसओ4 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अपन यहां पढ़ने वाले हैं, यस पढ़ने वाले हैं मैग्नीशियम। तो अपना मैग्नीशियम किसका काम करता है? टोकोलाइटिक एजेंट का। और ड्रग ऑफ चॉइस किसकी होती है? एक्लेम्सिया की, ठीक है। ठीक है, मींस होता है टर्ब्यूटालाइन, टर्ब्यूटालाइन, टर्ब्यूटालाइन एक प्रकार का बीटा एडरेनिक एगोनिस्ट होता है, ठीक है ना। बीटा 2 रिसेप्टर पे एक्ट करता है और क्या करता है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को डिले करवाता है। तो ये भी किसका काम करता है? टोकोलाइटिक एजेंट का। तो इट्स नॉट माय टाइम आगे लिखवा दूंगा मैं, मैग्नीशियम में लिखेंगे अपन, ठीक है। लेकिन दो बार बोलूंगा तो शायद याद हो जाएगी आपको, इट्स नॉट माय टाइम, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट ये लिख लिया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अरे यार क्या कर रहे हो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ भाई। देखो फिक्स टाइम होता है किसी भी सब्जेक्ट को कराने का, मेरे पास चीजें तो बहुत ज्यादा है, अब डिपेंड आपके ऊपर करता है, ठीक है। हाँ पानी तो पी लूंगा मैं, कोई बात नहीं, थैंक यू, इतना याद रखते हो काफी है? हाँ आपको गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून शिल्पी, आरती, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून भाई, एक साथ ही बोल देता हूँ। आपको नहीं दिख रहा यार, उनको कैसे दिख रहा होगा? है भाई, आपको भी इतना मुश्किल से दिख रहा था उनको, चलो कोई बात नहीं, लेकिन बोल तो दिया ना मैंने पूरे, ठीक है पूरे बोल दिया भाई, अब तो आप केस कर सकते हो। लिख लो लिख लो, या थोड़ा करेक्शन बताया वो लिख लो, हो सके सही चल रही है पटरी पे, ट्रैक पे है ना, डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रही ना गाड़ी किसी की? है ये टाइम होता है एग्जाम से जस्ट पहले का, काफी सारे बच्चों की ये कंप्लेन होती है सर पढ़ा हुआ, अब उसका पता चला यार याद है नहीं है, ये सबके साथ होता है एग्जाम से जस्ट पहले, कोई घबराने वाली ज्यादा बात इसमें है नहीं, सबको ऐसे लगता है, ठीक है। आपको नहीं, ये इसका मतलब ऐसा हो रहा है तो नॉर्मली है। हाँ क्या? हाँ क्यूटी भी लिखना है ना, शॉर्ट होती है एसटी और क्यूटी, और इसीलिए टी वाइड हो जाएगी, टी वेव क्या हो जाएगी? वाइड हो जाएगी, ठीक है। हाँ तो किसी को ऐसे लगे कि यार मैंने बहुत अच्छे से मेहनत की, अच्छे से पढ़ा, अब एमसीक्यू आते हैं तो गलत होते हैं, और अब पता नहीं जो पढ़ा वो याद है या नहीं है, ये नॉर्मल है। जब जो आपने अगर आपने से पढ़ा है, कंसेप्ट क्लियर किए हैं, तो एमसीक्यू जब सामने आएगा पेपर में तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने आप सही करके आ जाओगे। और इन बात को लेकर ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ज्यादा टेंशन नहीं करनी है, ठीक है। जिससे आपकी पढ़ाई चल रही है उसी हिसाब से चलने दो, ऐसा इस टाइम में होता है एग्जाम पास में आती है तो ये होता है, थोड़ा एंजाइटी होती है ना, डर तो होता ही है, तो उसकी वजह से हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है। और जिसको ये नहीं हो रहा उसका हो सकता है मामला, क्योंकि उसने ढंग से पढ़ा नहीं तो उसको हो नहीं रहा, ठीक है ना भाई। जिसके साथ ऐसी कुछ नहीं हो रही इसका मतलब उसके तो पहले वाले दिन और ये दिन सेम ही जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको जरूर सोचने वाली बात है, एक महीने में क्या कुछ कर सकता है ऐसा। तो अगर लेवल ठीक है समझने का, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसी चीज को पकड़ने का, तो अगर हाथ पाँव मारे तो वो एक महीने में बहुत कुछ कर सकता है, ऐसी बात भी नहीं है, बहुत कुछ कर सकते हैं एक महीने में, यस। हाँ तो ये बात है। तो काफी सारे बच्चों की क्यूरी आ रही है, इसलिए मेरे को बताना पड़ा इस टाइम में, तो फिर भी हम पुराने दिन याद करें कि हाँ यार एग्जाम के जस्ट पहले थोड़ी होती है, ऐसी बात होती है ना। हाँ ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। फोर्स फोर्स कल देख लिया था, इसका कोई खास एमसीक्यू अपने नेक्स्ट मैग्नीशियम वाले लिखेंगे अपन, ये तो लिख लिया था सभी ने, ये भी हो गया था अपना। ये इंपॉर्टेंट, ये नहीं लिखा था। तो एमजीएसओ4 यानी इसमें क्या होता है? मैग्नीशियम होता है मेनली, ठीक है ना। तो एक तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसकी? एक्लेम्सिया की। और नहीं आ रही पीछे, आप तो आ रही होगी, आ रही है ना, ठीक है। तो अपन मैग्नीशियम कल पढ़ा था अपन ने, तो उस मैग्नीशियम का ये क्वेश्चन आता है कि एमजीएसओ4, देखो डायरेक्ट मैग्नीशियम तो दे नहीं सकते, तो ये किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? एमजीएसओ4 की फॉर्म में अवेलेबल होता है, मेडिकेशन के रूप में, ठीक है ना। तो अपन इसका यूज कहां-कहां कर सकते हैं? एक्लेम्सिया के रूप में, की ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में यूज करते हैं। तो क्वेश्चन याद आते हैं कि एक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस तो आपको एमजीएसओ4 करना है, बट कभी-कभी क्या होता है ऑप्शन में एमजीएसओ4 नहीं है, फिनोबार्बिटोल आता है, फिनटोइन आता है, तो क्या क्या होगे? कौन सा क्या होगे भाई? ये भी सीजर के लिए दे रहे हैं, वो भी दोनों एंटी एपिलेप्टिक होती है, एंटी कन्वर्सेंट होती है, तो कौन सी क्या होगे? फिनोबार्बिटोल, क्योंकि हॉट मिल का 2 दिन पहले बताया था मैंने, प्रेगनेंसी में फिनटोइन क्या होती है? कौन इंडिकेटेड होती है, टेराटोजेनिक इफेक्ट कॉज करती है, तो वो तो दे नहीं सकते, तो क्या बचा ऑप्शन? फिनोबार्बिटोल। तो अगर एमजीएसओ4 है तो प्रायोरिटी देनी है, अगर ये नहीं है तो आपको फिनोबार्बिटोल का क्या है, जो अगेन ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसकी? जॉइंटिस की। नहीं होती क्या? होती नहीं होती? होती है, ठीक है। बट आपको यहाँ ये प्रायोरिटी पर रखना है, इसकी टॉक्सिसिटी जब हो जाती है तो ये सीधा एमसीक्यू आता है, और डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि एमजीएसओ4 की टॉक्सिसिटी होती है तो क्या क्या आपको वहां मॉनिटरिंग करनी है। तो डिक्रीज बीओआरपी में आराम से लिख लो यहाँ पे, हाइपोटेंशन, यानी बी का मींस होता है डिक्रीज, डिक्रीज तो आ गया ना, बी का मींस होता है ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर नॉर्मल से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यू का मींस होता है ओलिगोयूरिया, यानी डिक्रीज यूरिन आउटपुट, और कितने से कम होता है तब ओलिगोयूरिया बोलते हैं? 30 ml पर आवर, पर डे की बात करें तो 400, सही है। हाँ ठीक है, तो नॉर्मल 30 to 60 होता है, अगर 30 ml पर आवर पूछे, ठीक है, तो 30 ml से कम होती है ओलिगोयूरिया में कंसीडर कर सकते हैं, और 400 ml पर आवर से पर डे से कम हो जाता है उसको, बट 100 से कम होते हैं एनुरिया, एनुरिया, यस बिल्कुल नहीं की बराबर होता है वो, ठीक है। आर
यानी डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट और डिक्रीज अपन रेस्पिरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। और पी का मींस डिक्रीज, डीटीआर लिख देते हो, डिमिनिश डिमिनिश डीटीआर, और यहाँ पी का मींस होगा डिक्रीज पटेलर रिफ्लेक्स, और ये पटेलर रिफ्लेक्स कौन सा होता है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, ठीक है। तो अपनी ट्रिक ये याद रखना आपको। अब इसका जो प्रायोरिटी बेसिस का क्वेश्चन पूछा गया था वो राइट आंसर क्या होगा हमेशा, रेस्पिरेटरी। अरे प्रायोरिटी किसको देना है, एयरवे को देना है ना, तो एयरवे का डायरेक्ट कौन सा रेस्पिरेटरी वाला आ रहा है, तो ये एमसीक्यू पूछा गया है और सेट में सीधा, तो प्रायोरिटी पूछे आपको तो इसको देना है, बाकी ये सभी इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा और किसमें ध्यान रखना है, मॉर्फिन चल रही होती है पेशेंट के तो भी किसका ध्यान रखना है, रेस्पिरेटरी रेट का। ओपियोइड्स बोले, मॉर्फिन बोले, नार्कोटिक्स बोले, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक बोले, उसमें भी हमें किसको ध्यान रखना है, रेस्पिरेटरी रेट का, ठीक है। तो ये डिक्रीज बीओआरपी थोड़ा याद रखना इंपॉर्टेंट है, लिख लिया होगा सभी ने, ठीक है। एंटीडोट होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट, किसका, इसका, हाँ, ठीक है मिस, पटेलर रिफ्लेक्स, ठीक, डीएनए डिक्रीज बीपी ब्लड प्रेशर, ठीक, पटेलर रिफ्लेक्स, पटेला कहाँ होती है, सही है ना, नी में, हाँ, नी केप है, ठीक है। तो एंटीडोट क्या होता है, या इसका ड्रग ऑफ चॉइस होती है कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है। तो ये लिख लो, देखो ये मैंने ये भी ऐड कर दिया, ये आया था प्री एक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, लाबेटालोल, और कंफ्यूजन एक मेथाडोन भी आती है, काफी सारे बच्चों को वो भी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि लाबेटालोल भी अगर ऑप्शन में आ गया और मेथाडोन भी आ गया ना तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो प्रायोरिटी हमेशा किसको देना है, लाबेटालोल को देना है, ठीक है। प्रायोरिटी किसको देना है, लाबेटालोल को, ठीक है। आया था पेपर दिया नहीं क्या एसएसबी का, है सर, बोलते क्यों नहीं, दिया था किसी ने तो दिया होगा, है नहीं दिया, क्यों नहीं दिया भाई, कुछ जानना चाहता हूं क्योंकि मेरी जिज्ञासा क्यूरियोसिटी है कि यार एलिजिबल तो सभी है, आपने दिया था, रेलवे में जॉब नहीं करनी है भाई, वो तो क्या हो सकता है यार, है वो तो क्या करेंगे, जॉब करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की, फिर तो नॉट सेट क्यों दे रहे हो, तो क्यों नहीं दिया पेपर, कुछ कारण कोई है, है? पता नहीं था, अच्छा ये बात है, सभी का ये कारण थोड़ी है, अरे पढ़ाई की नहीं तैयारी क्या है, पेपर तो देना चाहिए यार मेरे ख्याल से, तो पेपर तो जो भी आए ना, अरे उससे बहुत कुछ चीजें सीखते हो, है गलत हुआ तो देखो चीजें तो हो या नहीं है, तो वहां गलत करके आते हो तो भी आपका फायदा घाटा नहीं उसमें, अगर सिलेक्शन नहीं होता चीजें देखो, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस यही है कि आपको पेपर देना चाहिए, चाहे मॉडल पेपर हो चाहे किसी भी एग्जाम का पेपर हो, आपको नहीं भी जाना है और सेंटर दूर आया तो एक अलग बात, परेशान होते हो 2 दिन की पढ़ाई, वो एक अलग मैटर है, समझ पा रहे हो, बट यहीं अगर सेंटर मिल जाता है आसपास ही तो बढ़िया, एक दिन का घूमने का मौका मिल रहा है और पेपर देना चाहिए, उससे बहुत सारी चीजें सीखते हो कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है, क्या पूछा जाता है, गलत हुआ तो क्यों हुआ, लेकिन अपन तो पेपर देखते नहीं हो जाता उसके बाद में, तो फिर तो कोई फायदा ज्यादा मिलता नहीं है, ठीक है। तो डीएसएसबी में क्वेश्चन आया था, ठीक है, इसलिए आपको बताना पड़ा मेरे को प्री एग्जाम से, और ठीक तो पता नहीं इसको, प्री एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है कि सभी प्री एग्जाम में साइन सिम्टम होते हैं एक्सेप्शन, तो ये प्री याद रखना, प्री काम इसी से बन जाएगा, पी का मींस प्रोटीन यूरिया, आर का मींस राइज बीपी, ई का मींस एडिमा, बस यस, इसमें सीधे रेट करते हुए चला जाएगा। सेम मैंने नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बता रखी है, ईपीएच, अरे ये चीजें अगर समझोगे फॉलो करोगे तो क्वेश्चन के अंदर आंसर छुपा हुआ मिलेगा, है क्वेश्चन के अंदर क्या मिलेगा, तो एग्जाम में तो अपन को बना रहे लेकिन अपन उसको बना देते हैं, होता है ना ये चीजें, हाँ क्वेश्चन ये आता है, सेम क्वेश्चन आता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के क्लासिकल सिम्टम है साइन है एक्सेप्शन, ये आता है ना भाई, तो वो एक एक्सेप्शन ढूंढते रहते हो आप, जबकि पता नहीं हो तो क्वेश्चन में देख रखा अपन को क्या करके आना है, इससे जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है ना नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, वो पढ़ा नहीं है जिंदगी में फिर भी सही हो जाए, ये होती है काम आप, अगर आपने कोई पेपर क्वालिफाई किया है, ठीक है, तो नेक्स्ट पेपर उस कॉन्फिडेंस से क्वालिफाई हो जाता है। अरे स्पोर्ट्स में नहीं देखते क्या, अगर एक फाइट जीत ली तो दूसरी फाइट आती तो वैसे जीत लेता बंदा, ये होता कॉन्फिडेंस की पावर, कोई हल्की बारी चीज नहीं होती कॉन्फिडेंस, समझ पा रहे हो चीजें हैं, तो इसलिए जरूरी होती है, करना पड़ता है, कॉन्फिडेंस कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है, उसे आधा काम तो ऐसे ही, अब आपको कोई बुलाए कि यहाँ से कितने पेपर देने तो नहीं जाते आप, हैं क्योंकि उस टाइम नेगेटिव चीज आती है, तो किराया लग जाएगा, फॉर्म फीस लग जाएगी, दो तीसरा आता है 2 दिन परेशान होंगे, अगर वहां किसी का फोन आ जाए कि यार मिलने आना, आजा, स्पेशली लड़कों के पास में, तो वैसे क्लास 10 दिन की चाहे छुट्टी हो, कोई रुक सकते नहीं, रुक सकते ना, चले जाते हैं, हैं तो बस कॉन्फिडेंस है ना बहुत बड़ी चीज है, तो अगर पेपर देते हो, क्वालिफाई करते हो, फाइट करते हो, अच्छे नंबर आते हैं, तो उसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है आपको, ठीक है। सेम होता है, एक क्वेश्चन सही होता है अपना 100%, वही गारंटी मिलती है कि आपने किया वो सही है, क्योंकि अपने पढ़ाई से था, तो दूसरा क्वेश्चन अपने आप ही है ना सही हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये चीजें करना शुरू कर दो भाई, कुछ करना है तो, है किसका, नेफ्रोटी का, ई का मींस एडिमा, पी का मींस प्रोटीन यूरिया, और एच का मींस हाइपरलिपिडीमिया, ठीक है। दीज ऑल 3 आर क्लासिकल सिम्टम ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है ना, एडिमा होता है, प्रोटीन यूरिया होता है और हाइपरलिपिडीमिया होता है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन आता है, यहाँ हाइपरटेंशन मत कर देना भाई, यहाँ हाइपरटेंशन मत कर, वो इसका क्लासिकल नहीं होता, हाइपरलिपिडीमिया होता है, ठीक है, क्योंकि लिपिड का मोलिकुलर वेट ज्यादा होता है कंपैरिजन टू प्रोटीन, तो प्रोटीन तो मेम्ब्रेन से छन छन के बाहर आ जाती है, बट लिपिड कभी भी बाहर, तो कंपैरिजन उसका लेवल बढ़ जाता है ब्लड में। नेक्स्ट क्या होगा, ए एडिमा, एल्बुमिन की कमी हो रही तो क्या होगा, एडिमा होगा, ठीक है।
अब लिखो टोकोलाइटिक एजेंट अपना मैग्नीशियम सल्फेट आता है यहाँ, और इसकी ट्रिक क्या है फिर, इट्स नॉट माई टाइम। बच्चा अंदर से बोलता है कि अभी मेरा टाइम नहीं हुआ है, यानी ऐसे एजेंट देने मेरे को कि मैं थोड़ा अंदर हो रहा है इसको, यानी प्री टर्म डिलीवरी नहीं करवाना चाहता, टर्म तक पहुंचाना है, तो इट्स नॉट माई टाइम। ठीक है, इट्स नॉट माई टाइम यानी इंडोमेथासिन लिख दो, निफिडिपिन, MgSO4 और टर्ब्यूटालाइन, और लिख सकते हैं ड्रग ऑफ चॉइस होती है पीडीए की, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है रनर्स फिनोमेना की, ये ड्रग ऑफ चॉइस लिखी ली एक्लेम्सिया की। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखना, इसका टोकोलाइट का आता है भाई क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं MgSO4 के भी हाफ पे कि मैग्नीशियम का क्वेश्चन आया तो लगभग मैं तो ये बोल सकूंगा भाई, आपको बताया था, करके आते हो नहीं आते हो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन मैं तो मेरी साइड तो सेव करूं, नहीं है भाई, जरूरी है ना। हाँ, तो वो टर्ब्यूटालाइन एड्रेनेलिक बीटा एगोनिस्ट, ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होती, ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होती है, अपन यहाँ ड्रग ऑफ चॉइस नहीं पढ़ रहे हैं मेन, ये मैडम जी अपन ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, इट्स नॉट माय टाइम टोकोलाइटिक एजेंट होते हैं, ये तो एक्स्ट्रा चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आता है ना, आता है, तीनों क्वेश्चन आ रखे हैं, ये भी आ रखा है, ये भी आ रखा है, ड्रग ऑफ चॉइस का भी आ रखा है, टोकोलाइट का भी आता है। ठीक है, हाँ, क्या टर्ब्यूटालाइन एड्रेनेलिक बीटा एगोनिस्ट, अल्फा बीटा पढ़ते हो ना रिसेप्टर एड्रेनेलिक एगोनिस्ट में, तो बीटा 2 होता है। ठीक है, जो यूटेराइन मसल्स को क्या करवाता है, रिलैक्स करवाता है। ठीक है, लिख लिया, लिख लो भाई, लिखो, इंपॉर्टेंट लिख लेना, कौन सा भाई, कमिस इंडोमेथासिन एनसेड्स है, लिख लो ब्रैकेट में, ये एनसेड्स है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, एनसेड्स। ठीक है, हाँ, क्या क्या गुपचुप चल रहा है मेरे को बता दो, हाँ, क्या ये ट्रिब्यूटालाइन है, हाँ, ये नहीं है ड्रग ऑफ चॉइस, अरे तो वो समझाना फिर क्या, ये तो इनको बोल रहा हूँ मैं, अपन मेन पढ़ तो इसके लिए है, आप पूछ कहाँ रहे हो यार, क्या बताऊँ आपको मैं, ये टोकोलाइटिक एजेंट है सभी, मेन तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। अब ये तीन की एक्स्ट्रा चीजें बता दी तो आप सोचती मेरे को पसंद नहीं सोच रहे हो, हैं अंगुली पकड़ते पकड़ते पूछा पकड़ने वाली बात कर रहे हो, आप सभी से नहीं पा रहे, टोकोलाइटिक एजेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसकी ट्रिक है मेन अपनी, इसमें ये तीन अगेन और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद, तो मैंने एक्स्ट्रा बताया, वो किसी की ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। ठीक है, हाँ, तो थोड़ी बहुत बातें ध्यान में रखो यार। चलो ये इसका कोई नहीं, ये नहीं लिखनी आपको, मेरे लिए ऐड किया हो, ये किसके लिए ऐड किया है, मेरे लिए भाई, मेरे को अच्छी चीजें और याद हो। ठीक है ना, जो चीज पढ़े वो तो चारों तरफ से याद होनी चाहिए ना। हाँ, नेक्स्ट आयरन, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, नेक्स्ट अपना आता है आयरन। और कौन कहता है आयरन इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई है क्या बंदा, यानी सबको पता है कि आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और अपने शरीर के लिए भी, और अपने शरीर के लिए भी। ठीक है, तो चलो आयरन का लिखो भाई, कितना रिक्वायर होता है, 3 to 4 ग्राम आयरन अवेलेबल होता है बॉडी में, यानी उसका 70% तो अपने ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, ईच ग्राम ऑफ एच बी कंटेन 3.34 mg ऑफ आयरन, एक जो हीमोग्लोबिन होता है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, उसमें 3.34 mg आयरन अवेलेबल होता है, प्रेजेंट होता है। आयरन एसेंशियल कंपोनेंट्स होता है हीमोग्लोबिन का और मायोग्लोबिन का, मायोग्लोबिन मसल्स में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन आरबीसी या ब्लड में पाया जाता है, दोनों कौन से पिगमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट सोर्स ऑफ आयरन। ठीक है, तो ये लिख लो, सोर्स ऑफ आयरन लिख लो। ठीक है, मेनली लिवर, मीट, फिश, पोल्ट्री, इनमें भी पाया जाता है, इसके लिए ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में पाया जाता है, जैसे जेगरी हो गया, गुड़, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ड्राई फ्रूट्स में भी पाया जाता है। ठीक है, तो एक बार लिख लो, इसमें अभी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, ये एक एमसीक्यू जरूर ऑलरेडी पूछा गया है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना आयरन कंटेन करता है। ठीक है, तो कितना होता है, 3.34 mg ऑफ आयरन। और नॉर्मल हीमोग्लोबिन के साथ में क्या बाइंड होती है, ऑप्शन है केवल ऑक्सीजन, CO2, केवल CO2 या केवल ऑक्सीजन, या दोनों, दोनों। तीसरा ऑप्शन आ गया CO का, क्या तीनों होती है। हाँ, तो एक तो किसी आंखा है कि एचपी के साथ बाइंड होती है ऑक्सीजन, CO2 या दोनों, तो दोनों करके आना है। कई सोचते हैं ऑक्सीजन होती है, CO2 का कहाँ रोल होती है भाई, जब पढ़ते हैं अपन तो CO2 की बाइंड होती है तो आती है वापस, ट्रांसपोर्ट होता है उसमें। और फिर पूछा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो सबसे ज्यादा तो किसकी बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, कितना गुना ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, 200 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन। इसीलिए आता तो नहीं, पहले चिमनी जला के पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती थी और कमरे का गेट बंद रहता था, सुबह तक जब घर वाले जगाते थे तो काम तमाम। वो किसकी पावर थी, CO की पावर, कार्बन मोनोऑक्साइड की। धुआं में क्या पाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो बंदा सांस में क्या ले रहा है, CO, तो ये CO जा रही है तो हीमोग्लोबिन की इसके साथ अच्छी बनती है, तो ऑक्सीजन को तो बाय बाय कर देना, किसके साथ बाइंड होता है, CO के साथ में। तो अब बंदे को ऑक्सीजन बाइंडिंग की वहां जगह नहीं मिल रही, तो धीरे धीरे क्या होता है, ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है, और 4 मिनट तक अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो इरिवर्सिबल डेथ होती है। कैसी, इरिवर्सिबल। ठीक है, इसलिए जब भी CPR देने का मौका मिले तो होश के जितना जल्दी इसीलिए दिया जाता है, तो बाद में क्या फायदा देने का, कार्डियक मसल्स तो फिर भी क्या हो जाएगी, रह सकती है, बट ब्रेन को अगर 4 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिली तो फिर उसके ऑर्गन डोनेट करने पड़ेंगे, अगर इच्छा होगी तो। ब्रेन डेड में ये होता है, और क्या होता है पता ना। हाँ, ठीक है, तो ये लिख लो, सोर्स ऑफ आयरन हो गए, फेरस, ये जो एब्जॉर्ब फॉर्म होती है वो होती है, फेरिक, ये डाइट में जो प्रेजेंट होता है वो होता है, फेरिटिन, ये स्टोरेज फॉर्म होती है आयरन की। और लिख लो, टेस्ट कौन सा करते हैं अपन, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के लिए। मेरे को भी पता, आपको भी पता, ये चीजें बार बार लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, लेकिन इसमें फायदा लिखने में इसलिए लिख रहे हैं भाई, सिर्फ फेरिटिन और कहीं आपने और लिख लिया होगा, मैं भी मानता हूँ आपको भी पता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इंपॉर्टेंट इसलिए आ गया
नोट कर रहा हूँ, आपको कैसे हो याद हो वो चीज जो एग्जाम में आएगी। तो फेरिटिन, तो ये आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के लिए अपन टेस्ट कर रहे हैं सीरम फेरिटिन लेवल, सीरम फेरिटिन लेवल चेक करते हैं। ट्रांसफेरिटिन नहीं करते, ऑप्शन में दोनों आएंगे, और अगर एक बार पढ़ के चले गए तो जरूर दोनों में से एक मिस्टेक करके आओगे, लेकिन 2 या 3 बार आपने देख लिया तो थोड़ी आपकी उसके ऊपर पकड़ ठीक है, गलत होने का चांस उतना ही कम है, ठीक है भाई। हाँ, तो इसलिए नोट कर लो से मोस्ट कॉमन एनीमिया तो सबको पता है, आयरन डिफिशिएंसी होता है, ठीक है। अपने इंडिया की बात करें तो ये लिख लो तीनों, और फेरिक भी होती है, ये ट्रांसफेरिटिन भी लिख लो, जो ट्रांसपोर्ट फॉर्म होती है ना आयरन की, ये होता है ट्रांसफेरिटिन। और कहाँ पे पढ़ा था, जब प्रोटीन पढ़ी थी ना प्रोटीन, तो कंपाउंड प्रोटीन पढ़ी थी, अगर आपको याद है तो पढ़ा था भाई, तो कंपाउंड प्रोटीन में भी चीजें पढ़ी थी अगर याद है तो आपको, लेकिन याद नहीं इसलिए मेरे को यहाँ बतानी पड़ रही है, और क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ से आता है और आएगा। आयरन एब्जॉर्ब का आगे आ जाएगा तो ठीक है, वरना नहीं है तो भी लिख लो, ऐड कर लो। आयरन एब्जॉर्ब होता है ड्यूडेनम में, ऐड कर लो जगह तो ठीक है। एब्जॉर्ब होता है ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन करके ड्यूडेनम करना, क्योंकि ऑप्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन है, ड्यूडेनम नहीं है तो कैसे सोचेंगे। तो मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा बंदे आपको ये चीज आए, क्योंकि कोई जो ठीक है वो तो पकड़ लेंगे तुरंत कि स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम का पार्ट है, लेकिन कई मेरे जैसे हल बेचारे वो सोचेंगे यार ड्यूडेनम तो कहीं पढ़ा था, स्मॉल इंटेस्टाइन नाम नहीं आता, तो वो भी उनकी भी बेड़ा पार हो जाए कैसे है, ठीक है। नेक्स्ट, आयरन मोस्टली एब्जॉर्ब फ्रॉम ड्यूडेनम आ गया भाई, अलग से कोई लिखने की जरूरत नहीं, इसको बस आप कर क्या कर लो। और एस्कॉर्बिक एसिड क्या जरूरी है इसके लिए, जरूरी होता है, यानी विटामिन सी क्या होती है इसके लिए जरूरी होती है, ठीक है। ये लिख लो, एक्सेस कैल्शियम फॉस्फेट्स फाइट्स, ये फाइट्स फॉस्फेट की ये फॉर्म होती है, ठीक है, जो स्टोरेज फॉर्म होती है, फॉस्फेट की बॉडी में स्टोरेज फॉर्म को अपन फाइट्स बोलते हैं, स्पेशली प्लांट्स में स्टोर होती है, उसको बोलते हैं फाइट्स। इंटरफेयर की एब्जॉर्प्शन होती है आयरन, और इसीलिए आप सभी जानते हो कि आयरन दूध के साथ में, चाय के साथ में नहीं दिया जाता। और ये क्वेश्चन आ रहा है कि इंडिया में ज्यादातर जो लेडीज महिलाएं होती है उनमें आयरन की कमी होने का कारण माना जाता है चाय। अगर आयरन की टेबलेट चल रही फिर भी चाय पी रही डेली दिन में 4 बार है तो गड़बड़ हो रहा है मामला, ठीक है। हाँ, तो मिल्क और टी के साथ में नहीं दिया जाता है, ठीक है। और कौन सी ड्रग नहीं देते भाई, टेट्रासाइक्लिन कभी भी दूध के साथ में नहीं देते, क्यों, सेम प्रॉब्लम आती है। टेट्रासाइक्लिन के अवशोषण को रोकता है कैल्शियम, और दूध में क्या पाया जाता है, कैल्शियम, तो वो भी ध्यान रखना, टेट्रासाइक्लिन को भी अवॉइड करते हैं विद मिल्क, ठीक है। और टेट्रासाइक्लिन आ गया तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है लाइम डिजीज की, ड्रग ऑफ चॉइस होती है कोलेरा की, होती है ना, और किसकी होती है, एक और होता है ना, किसी को याद आ रहा बोल दो भाई, टेट्रासाइक्लिन या डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग ऑफ चॉइस लाइम डिजीज की होती है, कोलेरा की होती है, और एक और होता है, और उसका साइड इफेक्ट होता है फेनकोनी सिंड्रोम, ठीक है। और फेनकोनी सिंड्रोम में देखने को मिलता है हाइपोकैलेमिया, ये भी पूछ लिया गया कि फेनकोनी सिंड्रोम है तो उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या हो सकता है, तो हाइपोकैलेमिया होगा, सीरम में पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। लिख लिया, चलिए आगे, क्या हुआ, अरे इतने लिखो लिखो, इसमें 2 चीजें थी आपको, ठीक है, लिख लो चलो फिर भी, ठीक है। तो आयरन इंपॉर्टेंट है, जो बातें आपको बताई जा रही हो याद करो, बस ज्यादा लोड लेने का नहीं, ठीक है, आएंगे सब दबा दब करते जाएंगे और सिलेक्शन हो जाएगा, बस इतना तो खेल है, ठीक है। तो जो चीजें पढ़ाई जा रही है ढंग से पढ़ लो आराम से। ये बात, लिथियम को किसके साथ में देते हैं, आ रखा है क्वेश्चन भाई, सोडियम तो डाइट देते हैं उस पेशेंट को, ठीक है। और क्या कोच करता है लिथियम, मेटेलिक टेस्ट कौन कोच करता है, जो ड्रग्स मेटेलिक टेस्ट कोच करते हैं ना उनको फिर पानी के साथ में देते हैं या जूस के साथ में देते हैं, पता है इस बात का। हाँ, मेटेलिक टेस्ट यानी स्वाद अच्छा नहीं होगा तो बंदा एक बार ले लेगा, दोबारा लेने के लिए मना करेगा, तो उनके लिए अपन इनका यूज करते हैं, ठीक है, जो मेटेलिक टेस्ट वाली होती है। एब्जॉर्ब आयरन ट्रांसपोर्ट लीवर फेरिटिन, ये तो लिख लिया आपने वैसे, ट्रांसपोर्ट ट्रांसफेरेंस सीरम फेरिटिन इंडिकेटर ऑफ ये आ गया ना, मेनली सीरम ट्रांस फेरिटिन लेवल अपन चेक करते हैं। आयरन लॉस डेली 1 mg इन एडल्ट, अगेन एमसीक्यू पूछा गया, 1 mg आयरन डेली लॉस होता है, ठीक है। आयरन लॉस डेली 1 mg इन एडल्ट, 2 mg इन मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन, वुमेन्स में कितना होगा, ज्यादा होगा इसीलिए एनीमिया होता है। 2 mg होता है मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन्स में, जिनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, क्या वो मैं इसको मेंस्ट्रुएटिंग है, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, ठीक है। तो जिनके मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है उनमें आयरन 2 mg लॉस होता है, एडल्ट मेल में 1 mg डेली का लॉस होता है, ठीक है। और इसका रूट नहीं है तो मेरे को बताना, रूट आगे आ जाएगा बता दूंगा, फिर भी रिपीट कर देता हूं, ऐसे कीजिएगा क्वेश्चन इस बार का। आयरन जब भी देते हैं जेट टेट मेथड से देते हैं, और कौन सी मसल्स का यूज करते हैं जेट टेट में, ये क्वेश्चन था शायद आई थिंक, ये था ना, ठीक है। तो कौन सी मसल्स का यूज करेंगे, हैं, कहीं तो वेस्टर्न लेटरल्स बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है भाई, बोल रहा है क्या भाई, हैं, ग्लूटियल मैक्सिमम मसल्स का यूज करते हैं, यस। तो अब जेट टेट के 3-4 क्वेश्चन आते हैं, एक तो आता है कि जेट टेट का मींस क्या होता है, क्यों होता है, क्यों देते हैं अपन, तो वो केमिकल सब्सटेंसेस जो सब म्यूकस लेयर को इरिटेट करते हैं, जैसे आयरन हो गया, हेलोपेरिडोन हो गया, और याद रखो या दो तो याद रखना, हेलोपेरिडोन पढ़ते हो साइकेट्रिक में, पढ़ते हो ना, और आयरन, ये दोनों क्या करते हैं, सब क्यूटेनियस टिश्यू को इरिटेट करते हैं, तो इनको कभी भी अपन आईएम से देते हैं तो बिना जेट टेट के नहीं देते। दूसरा क्वेश्चन आ रखा है तो इसमें लीक होने से प्रिवेंट करते हैं, बात वो भी सेम ही है, तो थोड़ा घुमा दिया किसी को तो वो भी सही कर सकते हो कि टू प्रिवेंट फ्रॉम द लीकेज या लीक ऑफ द मेडिकेशंस। तीसरा पूछा जाता है कौन सी ड्रग्स को देते हैं, तो आयरन और हेल्पेरिडोल को देते हैं अपन, इनका मेनली ध्यान रखना। और इस बार पूछा गया था कौन सी मसल्स में देते हैं जेट से, तो ग्लूटियल मैक्सिमम मसल्स का अपन यूज करते हैं, क्योंकि इंट्रामस्कुलर से देते हैं तो उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो आयरन उनमें से वही ड्रग है। और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द आयरन थेरेपी, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट बोलो, साइड इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन, यस, हां वो ध्यान रखना। जेट टेट मेथड मैंने ऐड कर दिया, एचसीपीजे 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले तो आया बहुत बार, मैं तो आपको 2024 की बता रहा हूं, ज्यादा पुराना नहीं बता रहा, क्योंकि फिर तो
और हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि फिर तो आई हुई क्वेश्चन लाइन लग जाएगी। ठीक है, तो कम से कम ये 2-3 एग्जाम है जिसके पेपर आपने देखे हैं, मैं ये उम्मीद मान के चलता हूं, उम्मीद करके चलता हूं, तो कम से कम आप ये बता सको कि बंदा कम से कम जोर तो नहीं बोल रहा यार, वरना अगर 2 साल पहले का मैं बताऊं तो आप मानोगे नहीं, क्योंकि वो आपने देखा ही नहीं। बट 2024 का इसलिए बताना पड़ रहा है कि मैं मान के चल रहा हूं कि आपने 2-3 पेपर हुए वो देखे हैं, सभी स्टूडेंट्स जो यहाँ बैठे हैं, और फिर भी नहीं देखे तो आपकी गलती है भाई। तो मैं तो वो क्वेश्चन तो इसलिए बता रहा हूं आपको, ठीक है भाई, क्वेश्चन आते हैं ऐसे आते हैं, यहाँ से आएंगे, और नोट सेट दे दोगे तो उसके बाद वो मेरे ओरिएंट हो जाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो आपके नए साथी बैठेंगे उनको नोट सेट वाले में ऐड करूंगा, ये बताइए, और यहाँ से ये आए हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन तो आते हैं, अब मैंने 3-4 क्वेश्चन बताए वो यहाँ रिपीट इसका कोई नया क्वेश्चन थोड़ी बनेगा, नया नहीं बनता है, ठीक है। ये लिख लो भाई, आयरन डेली रिक्वायरमेंट, आरडीएफ इसका लिख लो, ठीक है। हाँ हाँ, बोलो थोड़ा जोर से बोलो, क्या बोले। लोडिंग डोज, वो 4 to 6 mg पर एक तो पहले बता देता हूँ, एक होती है लोडिंग डोज, एक होती है मेंटेनेंस डोज। एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूँ, किसी पेशेंट की बीपी आ रही है 160/110, वो इमरजेंसी में आया, तो सबसे पहले बताओ उसका क्या करना है अपने को, उस बीपी को नॉर्मल रेंज में लाना, ये प्राइमरी काम होता है, ठीक है। तो वह डोज जिसको अपन मैक्सिमम देते हैं थेरेपेटिक इफेक्ट क्लोज करने के लिए, वो होती है लोडिंग डोज, जो फर्स्ट टाइम दी जाती है। तो बीपी का पेशेंट है, बीपी बढ़ी हुई है उसकी, हाइपरटेंशन है, तो सबसे पहला वहां ये अपना एक्शन होगा कि चाहे कोई सी भी उसको डोज दे रहे हो, चाहे आप लासिक्स दे रहे हो, चाहे लाबिटालोल दे रहे हो, तो मैक्सिमम डोज देंगे जिससे उसका तुरंत बीपी नॉर्मल रेंज में आए, फर्स्ट डोज वो होती है लोडिंग डोज। उसके बाद में पता चला कि हाइपरटेंशन का पेशेंट है, तो उसको डेली लेने के लिए अपन एक डोज स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं मेंटेनेंस डोज, जिससे उसकी बीपी वापस बढ़े नहीं, तो ये तो होता है लोडिंग और मेंटेनेंस। तो लोडिंग डोज होती है 4 to 6 mg एमजीएसओ की, जो आईवी इन्फ्यूजन से देते हैं फर्स्ट, हर 30 मिनट से, जब तक वापस उसके सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो। यस, जो उसके सिम्टम्स कंट्रोल हो जाते हैं, सीजर वगैरह कंट्रोल हो जाता है, तो उसके बाद में स्टार्ट करते हैं 1 mg अकॉर्डिंग पर आवर, वो क्या होता है उसका मेंटेनेंस डोज होता है, ये पूछा गया नोट के द्वारा, ठीक है। तो ये फर्क होना चाहिए लोडिंग और मेंटेनेंस डोज। और हाइपरटेंसिव, चलो बात छेड़ दी तो मैं भी फिर छेड़ ही देता हूँ, हाइपरटेंसिव क्राइसिस की ड्रग ऑफ चॉइस भाई पूछा जाता है, तो ये हमका फेवरेट क्वेश्चन है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ठीक है, जिसमें फोटो सेंसिटिविटी होती है, इसलिए वो का एक पेपर आता है, रेपर आता है, क्या बोलते हैं उसको, उसमें लगाते हैं अपन, लगाते हैं ना, इमरजेंसी में यूज होती है। जैसे कि अगर बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन है तो अपन उसके सोडियम नाइट्रोक्लोराइड देते हैं तुरंत, क्योंकि अगर ज्यादा हाइपरटेंशन रहा तो तुरंत क्या आ सकता है भाई, बीपी को हल्के में नहीं लेना होता कभी भी, बड़ा स्ट्रोक और किसकी वजह से आता है, मेन कारण क्या है स्ट्रोक का, हाइपरटेंशन। अब दादाजी को, ताऊ जी को, पापा जी को पता नहीं होता कि हाइपरटेंशन से क्या होता है, साइलेंट किलर डिजीज बोलते हैं इसको, क्योंकि 40 साल के बाद में होता है, इसलिए ये नाम बोल रहा हूं मैं, ठीक है। 40 साल के बाद में ज्यादा हाइपरटेंशन होता है, उनकी बीपी बढ़ी हुई है, अब कोई खास सिम्टम आता नहीं तो पता चलता नहीं, आराम से काम कर रहे हैं, मस्त मजे गप्पा लड़ा रहे हैं, लेकिन अगर जब तक हॉस्पिटल नहीं जाते तो पता नहीं कि हाइपरटेंशन है। अब वो बीपी अचानक से कभी ज्यादा भी बढ़ सकती है, वो ज्यादा बढ़ती है तुरंत क्या कॉज करती है, ब्रेन स्ट्रोक, क्योंकि माइनर ब्लड वेसल रप्चर हो जाएगी, ब्लड वेसल रप्चर होगी, एक तो वहाँ क्लॉट बनेगा, और ज्यादा रप्चर होगी जिसको ब्रेन हेमरेज बोलते हो, तो आगे ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा ब्रेन के पार्ट में, तो दोनों कोज बनते हैं ना स्ट्रोक के, ठीक है। इसलिए हमेशा ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना होता है, और इसीलिए इसको साइलेंट किलर डिजीज बोलते हैं, पता ही नहीं चलता, फिर अचानक पता चलता है जब पटाखा फूटता है, ठीक है ना, तो ये बात है। हाँ, तो इसीलिए सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की ड्रग ऑफ चॉइस होती है हमेशा, जो फोटो सेंसिटिव भी होती है, जिसको जब भी देते हैं ना, इन्फ्यूजन से देते हैं, तो एक काला काला पेपर बोल सकते हैं अपन, अब नहीं होती है तो जुगाड़ में माइक्रोफोन लगाते हैं, उसके देखा होगा आई सेट के, वो तो एक जुगाड़ है, वो तो क्या है, और दूसरी कौन सी होती है, लिनेजोलिट, वो भी फोटो सेंसिटिव होती है, जो किसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, वीआरएस की, एमआरएस की होती है वेंकोमाइसिन, बट अगर वेंकोमाइसिन से क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, तो उसके लिए अपन क्या देते हैं, लिनेजोलिट, वो अगेन फोटो सेंसिटिव होती है, ठीक है। और रेडमैन सिंड्रोम वो सबको पता है वेंकोमाइसिन का होता है, ठीक है, चलो वो सब बता देंगे फार्मा में, ठीक है, अपन ये पढ़ रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज है तो यार मेरे से रुका नहीं जा रहा, क्वेश्चन आता है तो निकल रहा अपने आप, ठीक है। अब मैं भी उत्सुकता इतना है कि अब ये, लेकिन आप पेपर को देने का फायदा है नहीं ना, है क्या मतलब आप देने का, ठीक है, वरना तभी आप, लेकिन कम से कम ये उम्मीद करो कि आपकी बताओ आप वो सही करके आओ, और फिर मेरे को थोड़ी शांति मिले, है, इसलिए बताना पड़ रहा है ये चीजें कि क्वेश्चन तो यहाँ से आते हैं, वही आते हैं, ठीक है, क्या हो गया, आगे कुछ लिखा नहीं है, अच्छा 2 बार आ गया ना, ये मेल फीमेल है भाई, इतना क्या सोच रहे हो यार, यही तो होता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं, देखिए आपकी सोच कहाँ तक जा सकती है 38 है ना प्रेगनेंसी में, तो क्या फीमेल किसी को वुमेन कर लो तो एक बात है, मैंने क्या बोलते हैं मैं समझा, क्या कितना बताया 60 एलिमेंट, वो एलिमेंट क्या होता होगा ना, पर डे का कितना, देखो हाँ 40 to 60 मेरे को भी याद है, तो यहाँ इस चीज का करेक्शन कर लो 40 to 60, यस प्रेगनेंसी में 40 to 60 mg पर डे, ठीक है, हाँ, और यहाँ वुमन कर लो, फीमेल भी अच्छा वर्ड नहीं है तो वुमन कर लो, ठीक है, क्या किसकी 40 to 60 है, और इक्विलेट पूछे तो 60 mg मान लो, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है, और ये दोनों, और 80 हो जाएगी लैक्टेशन में, ठीक है, 80 किस में हो जाएगी लैक्टेशन में, ठीक है ना, हाँ, और यहाँ कर दो मेल फीमेल, ठीक है, तो ये अपना आरडी हो गया। एनीमिया, अब देख लो
इसकी कमी से क्या होता है, मेन तो होता है एनीमिया, और एनीमिया को नाम क्या देते हैं, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अब आयरन की कमी से एनीमिया हो रहा है, यानी आरबीसी सिंथेसिस में गड़बड़ हो रही है, तो आरबीसी का कलर भी प्रॉपर रेड नहीं होगा, तो साइज भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो अपन माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ, ये दो याद रखना भाई। एक तो पूछा जाता है कि प्रेग्नेंट वुमन में एनीमिया कब बोलते हैं, जब लेस देन 11 ग्राम पर डेसीलीटर क्या होता है, आयरन होता है। एक आता है नॉन प्रेग्नेंट, तो 12 से अगर कम होता है तब उसको अपन क्या बोलते हैं, एनीमिया में कंसीडर करते हैं। ये दो थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको क्या मेंशन करके बता रहा हूं। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ है, वैसे तो अलग अलग है, ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ वाला डाटा अपन थोड़ा यहाँ फॉलो कर रहे हैं, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप याद रखना। प्रेगनेंसी में अपन 11 से कम होता है तब क्यों मानते हैं, क्योंकि नॉर्मल हीमोडाइलेशन हो रहा है, तो एचपी तो वैसे भी कंसंट्रेशन में कम हो रहा है, यस, तो भाई 12 से कम तो वैसे भी हो जाएगा, तो उसको एनीमिया नहीं बोल सकते अपन। लेकिन अगर 11 से भी कम हो रहा है तो उसको अपन किस में कंसीडर करेंगे, एनीमिया में। बट नॉन प्रेग्नेंट में बिलो 12 होती है, उसको अपन क्या कंसीडर करते हैं, एनीमिया में। तो ये दोनों थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आता है, तो दोनों अलग अलग होते हैं। अब आप क्या करोगे, प्रेगनेंसी में ज्यादा मत करके आ जाना कहीं, ठीक है, क्योंकि जब तक नहीं पड़ा तब हो सकती है ना गड़बड़, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो प्रेगनेंसी में हमेशा 11 से कम होता है तब एनीमिया बोलते हैं, और नॉन प्रेग्नेंट में, हाँ, और जल्दीबाजी में ये नॉन वर्ड भी स्किप मत कर देना, ये भी गड़बड़ होती है छोटी छोटी अपने से। तुरंत प्रेग्नेंट क्वेश्चन तो लैक्टेशन प्रेगनेंसी से आता है, तो अपन क्या करते हैं जल्दीबाजी में इस वर्ड को भी स्किप कर देते हैं, और फिर वो पछतावा बाद में होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले देख लेते हैं चीजें अपन कहाँ कहाँ गलती हो सकती है, ठीक है। बाकी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ये मॉडरेट लिखा, मोड नहीं है, ठीक है, मॉडरेट। तो मॉडरेट और सीवियर को बोलते हैं लेस देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, उसको अपन सीवियर एनीमिया कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये लिख लो, लेस देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर, उसको अपन सीवियर एनीमिया कंसीडर करते हैं, इसमें फिर ब्लड चढ़ाना पड़ सकता है पेशेंट को, ठीक है। और एनीमिया का अर्ली साइन वो भी लिख लो, वेट कर लिया होगा वैसे तो आपने, अर्ली साइन ऑफ एनीमिया फटीग लिख लेना। अगर कोई बार बार पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि यार थकान रहती है, तो उसके ब्लड इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, जिसमें एचबी लेवल भी देखना होता है मेनली, ठीक है, क्योंकि अर्ली साइन होता है किसका, एनीमिया का, ठीक है। और प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमन एनीमिया पूछे तो भी आपको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया करना है। अगर आपको चिल्ड्रंस में पूछे तो भी मोस्ट कॉमन एनीमिया कौन सा करना है, आयरन डिफिशिएंसी करना है। और इसके अलावा स्पून शेप नेल भी याद करना है इसमें। स्पून शेप नेल भी किसमें होते हैं, पता है ना, कोलेंचिया, तो कोलेंचिया भी किसमें होता है, इसी में होता है। चम्मच के शेप के नाखून हो जाते हैं, वो भी किसमें देखने को मिलते हैं, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में। बाकी टेस्ट वगैरह मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जेनेटिक मेथड आपको बता दिया है। इसके अलावा इसके साथ में देना आपको बता दिया है, एस्कॉर्बिक विटामिन सी के साथ में देना है, ठीक है। ये और ज्यादा हो गया तो एंटीडोट भी लिख लो, डिफेरोक्सामिन। अगर आयरन ज्यादा हो जाता है, आयरन टॉक्सिसिटी जिसको हीमोसाइडरोसिस बोलते हैं, तो आयरन ज्यादा हो गया तो एंटीडोट कौन सा देते हैं, डिफेरोक्सामिन। अगर इससे भी नहीं हो रहा तो पेशेंट का क्या करना पड़ सकता है, डायलिसिस, क्योंकि ये लीवर को खराब करता है डायरेक्ट, तो इसलिए हल्के में नहीं लेना होता, ठीक है। ये 5-7 बातें हैं। हाँ, स्पून शेप नेल, कोलेंचिया पढ़ा था इंडोक्यूमेंट्री में, अरे गलती नहीं ला रहे हैं, अच्छा आप नहीं थे क्या, चलो कोई बात नहीं भाई, मैंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, पढ़ा था ना, जो है वो तो पता है, कोलेंचिया, व्यूज लाइंस, ठीक है, फिटिंग नेल, ये इंपोर्टेंट जो भी होते हैं आपके सभी पढ़े थे अपने, ठीक है, लिख लिया ना, लिख लिया सभी ने, हाँ लिख लो इंपोर्टेंट चीजें, लिखो भाई। हाँ ऑनलाइन वाले आप भी लिख लो इंपोर्टेंट चीजें, अगर समझ में नहीं आता तो पुट कर दिया कमेंट बॉक्स में, दोबारा बोल देंगे, ठीक है। अभी तो काफी सारे आयोडीन से आता है, आयरन बचा हुआ अपना, पोटेशियम बचा हुआ है, ठीक है। हाँ, इसके बाद में डाइट इंपोर्टेंट बची हुई है, वहां से क्वेश्चन आएगा पक्का, 100% आएगा, ठीक है। ठीक है भाई, बढ़िया गया, आयोडीन आ गया याद करते ही, ठीक है ना। मेन तो किसके लिए जरूरी होता है आयोडीन, अपने T3 और T4 हार्मोन के लिए, इनके सिंथेसिस के लिए आयोडीन जरूरी होता है, ठीक है। इसके अलावा आयोडीन की अगर अपन बात करें मेनली, तो T3 T4 के सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा मेन इसकी कमी से जो एमसीक्यू आता है वो थोड़ा मैं ब्रीफली आपको बता देता हूं। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, सिंपल गोइटर, गोइटर दो होते हैं टॉक्सिक, और तो हमेशा केवल गोइटर याद मत रखना, वो 9th में याद रखते थे, गेंगा रोग हो जाता है, गोइटर हो जाता है, ठीक है। बट गोइटर दो टाइप के हैं, टॉक्सिक और सिंपल, दोनों ऑप्शन में आगे टॉक्सिक करके आगे तो गलत हो जाएगा मामला। तो सिंपल गोइटर जो किस टाइप की डिजीज है, एंडेमिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक, ठीक है, दोनों के साथ हैं। तीसरा थायराइड ग्लैंड इलाज होता है, क्योंकि उसको आयरन मिल नहीं रहा तो अपना एरिया बढ़ाना शुरू कर देती है, अपना एरिया बढ़ाती है कि कहीं से मेरे को आयरन मिल जाए, बट आयरन तो है नहीं, डाइट में नहीं ले रहा तो उसको मिलता नहीं, इसलिए इलाजमेंट होता है थायराइड का। मेन कारण क्या होता है, ये होता है, ठीक है। उसको क्या आयरन रिक्वायरमेंट होने नहीं तो अपना एरिया बढ़ाती है फिर वो, ठीक है। जैसे कोई बंदा, जैसे किसी का आजकल तो नहीं, पहले जैसे वो अपना साम्राज्य होता था ना, किंगडम, ठीक है, तो अगर उसकी पूर्ति नहीं होती तो अपना किंगडम थोड़ा और बढ़ाता था, फिर पूर्ति नहीं रहती और जिसकी हो जाती है वो शांति से बैठा रहता था। तो सेम होता है थायराइड के साथ में, इसीलिए थायराइड ग्लैंड इलाज होती है। अगर आयोडीन की कमी होती है आयोडीन की, तो फिर अपना इलाज करना शुरू कर देती है, और इलाज करते धीरे धीरे साइज में बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये मैंने देखने को मिलता है, जो आयोडीन की क्या होती है, कमी होती है। तो एंडेमिक सिंपल गोइटर होता है, T3 T4 के सिंथेसिस के लिए आयोडीन अपना जरूरी होता है, ठीक है। बाकी ग्रोथ और मेंटल रिटार्डेशन तो जो एमआर होता है इससे भी हो सकता है, मेंटल रिटार्ड, ठीक है, इसका एक कोज हो सकता है आयोडीन। और अगर आयोडीन की कमी हो रही है तो T3 T4 की कमी हो जाएगी, तो T3 T4 की कमी होगी तो क्रिटिनिज्म और मिक्सिडिमा, ठीक है ना। ये किसमें होगा, तो ये अपने आप ही किसमें बच गया, एडल्ट में, ठीक है, क्योंकि दोनों वर्ड ऐसे हैं, अगर बहुत पहले पढ़ा तो गड़बड़ हो सकती है किसमें क्या होता है, लेकिन अपन पढ़ेंगे ऐसे कि कभी पूछो गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है।
आप देखो भाई आयोडीन के 50 mg टोटल आयोडीन होता है बॉडी में। सोर्स की बात करें सी फूड होता है, वो तो पता है ना इसको एंडेमिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं हिली एरिया होते हैं, ठीक है ना, तो हिली एरिया में जो जमीन में आयोडीन होता है वो बरसात होती है तो वहां से धुल धुल के नदियों में आ जाता है, नदियों से जहां होता है वहां से होकर पहुंच जाता है। अब उस एरिया में जो भी फसल वगैरह होती है, जो भी होती है, उसमें आयोडीन की क्या होती है, कमी होती है। बट वो बेचारे वहां जो लोग हैं वो तो वही खाएंगे, अरे बाजरा लेने राजस्थान में थोड़ी आएंगे, वो जो उनके फसल है वो वही खाएंगे वहां, तो उनके उनके जो भी फसल वगैरह है, जो भी डाइट है, उसमें किसकी कमी पाई जाएगी, आयोडीन की। इसलिए देखा गया कि एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में आयोडीन की कमी नोट की गई, इसलिए उसको अपन बोल देते हैं एंडेमिक, ये कारण होता है, ठीक है। तो ज्यादातर हिली एरिया वाले लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए अपन बोलते हैं एंडेमिक इसको। सी फूड, कोड लिवर ऑयल, सी साल्ट, फंक्शन देख लो, T3 T4 सिंथेसिस, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, बीएमआर रेगुलेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है थायराइड का, ठीक है ना। हालांकि बीएमआर आगे पढ़ेंगे अपन, और इसकी वजह से अपन बोल सकते हैं एमआर का कोई भी हो सकता है, आयोडीन की कमी हल्के में मत लेना, ठीक है। तो आयोडीन की कमी कैन लीड टू मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। और मेंटल रिटार्डेशन का भाई आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन वहां से आता है, किसको एजुकेट कर सकते हो, किसको लर्निंग दे सकते हो, किसको आपको प्रैक्टिस करवाना है, और कौन सा डिपेंडेंट हो जाता है, अलग अलग होते हैं टाइप, प्रोफाउंड, माइल्ड, मॉडरेट, बॉर्डरलाइन, जो भी पढ़ते हो, ठीक है। हाँ, और आईक्यू का अपन ने डिस्कशन किया, उसके बाद में तो क्वेश्चन आया था, ये ऐसे में आया था ना नॉर्मल आईक्यू का, उससे पहले अपने क्लास में किया था, क्योंकि बात आयोडीन की हो रही थी उस टाइम, अपने साइड न्यूट्रिशन हो सकता है स्टार्ट किया होगा, आपको याद है नहीं, मेरे को तो इतना याद रखना पड़ता है, ठीक है ना। हाँ, तो अगेन आ सकता है कोई, इसमें सरप्राइज वाली बात नहीं होगी, 9 to 110 नॉर्मल होता है, बिलो 70 बोलते हैं क्या, एमआर, एमआर कितने से नीचे होता है, 80 से नीचे, 70 सही बोल रहा हूँ फिर तो, ठीक है मामला, ठीक है। फिर उसकी कैटेगरी याद रखना, वहां से पूछ लिया जाता है, वैसे साइकेट्रिक में पढ़ लिया होगा आपने, पढ़ लेना, पढ़ लोगे कोई बात नहीं, सब बता देंगे वहां पे, ठीक है। बीएमआर रेगुलेशन में भी कंट्रोल होता है, बीएमआर को क्या करेगा, थायराइड बढ़ाता है, अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगा, कम होगा। एक बार, सबसे पहला हार्मोन कौन सा होता है बच्चों में बनने वाला एम्ब्रियोनिक पीरियड में, यही होता है थायरोक्सिन। स्केलेटल डेवलपमेंट के लिए भी जिम्मेदार कौन सा हार्मोन होता है, यही होता है। पहली ग्लैंड कौन सी बनती है, थायराइड ही बनती है, ठीक है। और सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड भी कौन सी होती है, हाँ। तो इतनी बातें चारों तरफ घूम जाया करो, जो भी टॉपिक पढ़ो ना एक बार ही पढ़ना पड़े, ये मत सोचो इस सब्जेक्ट का इसका, ठीक है। लिख लो भाई, प्रिवेंट क्रिएटिनिज्म आ गया ना, फिर तो मिक्सिडिमा भी आना चाहिए, मिक्सिडिमा क्यों नहीं आया भाई, लिख लो, नहीं आया तो कोई बात नहीं, प्रिवेंट मिक्सिडिमा है, लिख लो। क्रिएटिनिज्म से भी रोकता है, मिक्सिडिमा से भी रोकता है आयोडीन, ठीक है। एक तारीख से फिर क्लास नहीं होगी ना आपकी, शायद होगी, वो होगी ना फिर तो सारांश, सारांश के साथ ये थोड़ी होगी, हाँ। तब तक अपने को कर लेंगे, तब तक कितना बचा, तो ज्यादा नहीं है, ठीक है, ठीक है, तब तक आराम से पढ़ लेंगे। और कौन सा बचा सब्जेक्ट है कोई बाकी, हो गया ना सब, नहीं भाई, चलो ठीक है, तो एक दो दिन में इसको कर देंगे, अपने नोटिस से ज्यादा नहीं है, ठीक है। मेरे क्लियर, चलो आगे देखो, आगे आगे लिख लो भाई, पार्टिकल पर मिलियन, एडिटिव में 150 माइक्रोग्राम पर डे होता है, प्रेगनेंसी में +100, उसमें +100 हो जाएगा, ठीक है। 30 ppm एट प्रोडक्शन लेवल पे होता है, और 50 ppm एट कंज्यूमर लेवल पे पहुंचता है, ठीक है, लिख लो। इससे पहले एक मॉडल पेपर और हो सकता है शायद आपका, वो सर ले लेंगे फिर, ठीक है, उसमें लगभग आपके एक शिफ्ट में होगा ना पेपर, तो यानी फ्री का है, या अलग शिफ्ट है, कुछ है क्या ऐसा, कोई पड़ा है, नहीं है ना अभी कुछ, अच्छा। 9 सेट का तो सभी दोगे नहीं, उसके बाद ही पूछूंगा किसने दिया था, पता चले आधी खड़े नहीं हो, है, अरे 9 सेट का दोगे नहीं, सभी, ठीक है, है 9 बोल रहे फिर भी। अच्छा, रनिंग में क्या आपकी, और किसकी रनिंग में, अच्छा, फिर देखो ये तो एडवांस है यार, फिर है, सभी आराम से बैठे, फिर भी देखो कितना जिन्होंने पढ़ने का है। हम तो उस टाइम सोलो वो पेपर आते थे ना यूनिवर्सिटी के, भाई जैसे एग्जाम होने वाली है, एग्जाम होने वाली है फाइनल की या थर्ड ईयर की जो भी है, तो उसे एक महीने वो पेपर टटोल देते थे इधर उधर, कि यार क्वेश्चन आते कैसे क्या आते हैं, ठीक है। लेकिन इनको देखो कितना एडवांस है, ये तो 9 ईयर के पेपर टटोल रहे हैं, जो कुछ कर रहा है वो कुछ पाएगा, सीधी सी बात है भाई, सही है ना, जो कुछ कर रहा है वो कुछ जरूर पाएगा, अब मेहनत कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं अपना, पैसा भी लगा रहे हैं, तो मिलेगा, इसमें क्या कर रहे हैं, नहीं है ना, सीधी सी बात है, कंसेप्ट है सीधा, रियलिटी यही है, क्या है, तो करना भी चाहिए टाइम पे, सही है ना भाई। अब पता चले 40 हो जाने के बाद में कई प्रेस आ जाता है कि यार तैयारी करूँ, जॉब करूँ, क्या करूँ, होते हैं ना, तो बढ़िया, ये टाइम का फायदा उठा रहे हैं, है ना, उठाना भी चाहिए, बहुत बढ़िया स्टेप है। गोइटर डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, गोइटर में सिंपल लिख लो भाई, सिंपल गोइटर, सिंपल गोइटर क्रिएटिनिज्म बच्चों में होता है, सी से सी याद रखना,
दोबारा चाहे पढ़ो नहीं पढ़ो, लेकिन इतना याद रखना भाई, चिल्ड्रंस में क्रिटिनिज्म होता है, तो आइडेंटिटी में क्या बचा, मिक्स इडिमा, ठीक है ना। मिक्स इडिमा आइडेंटिटी हो जाएगा अपने आप, लिख लो। ये सबने ठीक है, आगे चलो फिर, लिखो लिखो, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, देखो पीछे वालों ने लिख लिया सबने। हाँ क्या हुआ, अरे आवाज आई है, मेरे को सुनाई दी है, आई तो है, बोला ना, तो बोलते फिर क्यों नहीं पूछता हूं। तो देखो, सम केमिकल सब्सटेंसेस इन फूड इंटरफेयर विद यूज ऑफ थायरोक्सिन एंड कैन प्रोड्यूस गोइटर कॉल्ड गोइट्रोजेंस, जैसे केबेज, कैलीफ्लावर, मस्टर्ड, सीड ऑयल, ये क्या करते हैं, आयोडीन के अवशोषण को इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, या पेशेंट को थायरोक्सिन बाहर से देते हैं, थायराइड की कमी हो जाती है, तो बाहर से थायरोक्सिन देंगे ना अपन, तो उस केस में उसको इंटरफेयर करने का काम करते हैं, और इनको अपन क्या बोलते हैं, गाइट्रोजेंस, गोइट्रोजेंस, क्योंकि गोइट्रन को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, जेनेसिस करते हैं, जैसे कैंसर को उत्पन्न करने वाले फैक्टर को कार्सियोजेनिक, सेम गोइट्रोजेनिक, ठीक है। तो लिख लो, जिसमें केबेज, कैलीफ्लावर और मस्टर्ड ऑयल आता है। इसके बाद में फ्लोरीन अगेंस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके, एक्सेप्टेड रेंज 0.5 से 0.8 मिलीकुलेंट पर लीटर होती है, फंक्शन हो जाएगा मिनरलाइजेशन ऑफ बोन एंड फॉर्मेशन ऑफ डेंटल एनिमल, ठीक है, सॉरी 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 लिखो, अब लिख लो एक बार, ठीक है। बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है, ये होता क्या है, एनिमल, अरे तो भी पूछ रहा हूँ ना, यहाँ लिखा हुआ है सामने, तभी पूछा, लिखा हुआ है ना, तो ये बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। हाँ, हालांकि ऐसे क्वेश्चन आप नहीं पूछते, वो जनरल साइंस में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, कि बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है, सर, ठीक है, लेकिन अभी आया है तो अपन एक्स्ट्रा चीज देखने में क्या जा रहा है भाई, कोई दूसरी बाकी चीज तो नहीं देख रहे अपन, लिखा हुआ है उसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है, तो वही तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी लिख लेना चाहिए तुरंत ही, लिख लो। उसके बाद मार्क्स सर की ना क्लास, अच्छा, तो सर क्या चल रहा है अभी, ऑन्कोलॉजी चल रही है, इंपॉर्टेंट भाई, ऑन्कोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, है ना, और मेन क्वेश्चन क्या आता है बताऊं, देखिए आप में से कौन बताता है, बताओ, पुराना पेपर नहीं था इसका, अरे आर्सिजोनिक मार्कर, कैंसर के जो मार्कर होते हैं ना, ओवेरी कैंसर का कौन सा होता है, लंग कैंसर का कौन सा मार्कर होता है, लिवर कैंसर का कौन सा होता है, बोन कैंसर का कौन सा, ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो जितने भी जो मार्कर होते हैं ना वो आपको पता होना चाहिए, बाकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह टेस्ट सिम्टम्स वो तो एक अलग बात है, लेकिन नोट सेट का मेन टॉपिक मार्कर वाला भी है। तो किसमें आया था पहले, किसमें आया था, नहीं पता किसी को है, आया था, या तो एमएससी वाले में आया था क्या, ये सही में आया था, देखो बिल्कुल आया, याद है ना, ओवेरियन कैंसर का आया था, तो अगर ये सही पूछ सकता है तो नोट सेट का वो पहला फेवरेट टॉपिक है, मार्कर्स, कैंसर के मार्कर्स, ठीक है, बाकी तो सभी सिम्टम पूछ सकता है, ट्रीटमेंट पूछ सकता है, इन्वेस्टिगेशन वो तो एक अलग बात है, बट मार्कर का पता होना चाहिए आपको, ठीक है, मिल गया। एक्सेस कोच, अगर ज्यादा होता है फ्लोरीन तो भी गड़बड़ करता है, तो डेंटल फ्लोरोसिस एक्सेसिव होने से फ्लोरोसिस कोच सकता है, डिपॉजिट होता है, ठीक है, एनिमल बिकम डल एंड चाकी, चौक, चौक जैसे बन जाते हैं, चौक होती है लिखने की, आजकल तो नहीं होती, पहले होती थी हमारे टाइम, आजकल तो इसे लिखते हैं, स्कूल में पढ़ते थे ना, तो बोर्ड पे एक चौक होती थी, ठीक है, तो वैसे हो जाते हैं एनिमल, स्केलेटल फ्लोरोसिस भी होता है, हड्डियों को भी कमजोर करता है, हाइपर कैल्सिफिकेशन स्क्लेरोसिस ऑफ बोन लिगामेंट ऑफ स्पाइन कैल्सिफाइड आर्ट, पोकर बेक, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा ब्रैकेट में डाल लेना भाई, ठीक है, पोकर बेक कोच करता है किसमें, बोन्स में, अगर फ्लोराइड नॉर्मल से ज्यादा होता है तो उस केस में, तो स्पेन और स्ट्रेन, देखो वर्ड आ गया तो मेरे से रुका नहीं जा रहा है, क्वेश्चन आता है इसलिए, क्वेश्चन क्या आता है वो थोड़ा बता देता हूँ, एक ही आपसे गलती होती है वो भी बता देता हूँ, स्पेन और स्ट्रेन, पता है ना, गलती भी होती है नहीं होती है, ठीक है, तो लिगामेंट है इसलिए मेरे को लिखना पड़ेगा दोनों वर्ड, नहीं होती तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, स्पेन और स्ट्रेन दोनों ऑप्शन में आते हैं, बट क्वेश्चन में एक ही आता पूछा हुआ, और बार बार पढ़ते आया था, कैसे कौन बोल रहा है आया था, देखो ये तो मैंने नहीं बोला, मैंने याद नहीं मेरे को, ये सच में आया था, ये बोल रहे ये सच में आया था, वो भी बोल रहे हैं, आप मान सकते हो आप, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन तो आता है भाई, ठीक है, क्वेश्चन तो आता है, और गलत भी होता है, ये भी लिख दो, 100 में से 90 स्टूडेंट गलत करके आते हैं, अगर आता है इतना मानो तो ये भी मान लो कि 100 में से 90% गलत करके आते हैं, और 10 वो होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, तो आप कौन से में जाना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है 10% में, ठीक है ना, तो मेरी तो भाई एक ट्रिक से याद रखा, मैंने तो चलो बता देता हूँ फिर भी, ठीक है, अब बताओ क्या हो रहा है, जिनको 100% याद है ना वो भी टिक में कर रहे हैं, रेट बता देता हूँ, मेरे को पता चलता है ऐसे, इसलिए चलता है क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में मेन मिस्टेक यही होती है, बोल तो दिया उन्होंने कि 100% मेरे को श्योर है, ठीक है, लेकिन और याद रखना ट्रिक काम आएगी, तो देखो स्पेन और स्ट्रेन, इसमें क्या है, ठीक है, टी यानी कितना 2, ठीक है, जब दो स्ट्रक्चर आपस में जुड़ती है तो उसको क्या बोलते हो, टेंडन, दो स्ट्रक्चर आपस में जुड़ती है तो क्या बोलते हो,
तो जब टेंडन इंजरी होती है तो उसमें क्या होता है, स्ट्रेन। तो बचा क्या, लिगामेंट। तो बचा क्या, स्प्रेन। सही है ना? यस। हाँ, तो आप दोबारा जिंदगी में नहीं पढ़ो तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने जिस टाइम पढ़ा उसके बाद में आज तक ये दोबारा नहीं पढ़ा है। लेकिन मैंने उस टाइम थोड़ा टाइम इसको ज्यादा दिया था। मेरे को जल्दीबाजी नहीं थी कि मेरा सिलेबस नहीं हो रहा और टॉपिक भी पढ़ने हैं, लेकिन मेरा फोकस एक था कि ये चीज अगर पढ़ रहा हूँ, ये अगर मेरे से गलत हो जाए तो मेरे को पढ़ना थोड़ी टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, और यही सोच के आपको पढ़ना होता है जिस भी टॉपिक को पकड़ते हो। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। ये मत सोचो यार मेरा सिलेबस अभी बहुत बड़ा है तो मन में वो सिलेबस का चल रहा है तो पढ़ना नहीं है फिर। ठीक है, लेकिन उससे क्वेश्चन आए तो गलत आपका नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो स्ट्रेन में याद रखना टी यानी
मन में वो सिलेबस का चल रहा है तो पढ़ना नहीं है फिर, ठीक है। लेकिन उससे क्वेश्चन आए तो गलत आपका नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो स्ट्रेन में याद रखना T यानी 2